10 नवंबर की एक शाम, दिल्ली का लाल किला इलाका और एक जोरदार कार बम धमाका जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लेकिन इस धमाके के पीछे की जो कहानी है, वो कहीं ज्यादा उलझी हुई और सच कहूं तो चौंकाने वाली है। तो चलिए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक धमाके ने एक बहुत बड़े छुपे हुए नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। धमाके के फौरन बाद जो पहली पहली खबरें आईं, उनमें 8 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई। यह आंकड़ा अपने आप में भयानक था, पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जी हाँ, जैसे जैसे जांच की परतें खुलने लगीं, ये साफ होता गया कि ये कोई एक अकेला हमला नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का सिर्फ एक हिस्सा था। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए उस शाम को फिर से याद करते हैं, जब दिल्ली की एक आम सी शाम अचानक आतंक के शोर में गुम हो गई। तो तारीख थी 10 नवंबर 2025, शाम का वक्त। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। यहाँ विस्फोटकों से भरी एक Hyundai i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते मरने वालों का आंकड़ा 10 से 13 तक पहुंच गया और 24 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। मामला इतना संगीन था कि फौरन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने केस अपने हाथ में ले लिया। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस हमले के पीछे है कौन? और इसका पहला और सबसे क्रूशियल सुराग उन्हें उसी जली हुई कार के अंदर से मिला। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली धमाका नहीं था। इसे कहते हैं VBID अटैक। इसका मतलब है कि वो गाड़ी खुद ही एक हथियार थी, जिसे जानबूझकर एक चलते फिरते बम की तरह डिजाइन किया गया था। कई दिनों की मुश्किल फोरेंसिक जांच के बाद कार चलाने वाले की पहचान हुई, उमर अन-नबी। और बस इसी एक पहचान ने जांच को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीधा उसकी नौकरी की जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ, जहां से इस साजिश की कई और परतें खुलनी थीं। लेकिन सवाल ये था कि क्या उमर अन-नबी ये सब अकेले कर रहा था? जांच एजेंसियों को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि जवाब है बिल्कुल नहीं। उसके पीछे तो मददगारों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क में जो पहला बड़ा नाम सामने आया, वो था आमिर राशिद अली। NIA के मुताबिक आमिर वो शख्स था जिसने उमर को सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, मतलब छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाने देना और विस्फोटक जुटाने में मदद करना। और फिर पकड़ा गया जासिर बिलाल वानी। उसे उमर का बहुत करीबी साथी बताया गया। इल्जाम है कि जासिर ने ड्रोन और रॉकेट बनाने में टेक्निकल मदद दी थी, जिसने इस साजिश को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। लेकिन जांच का सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो अभी आना बाकी था। एजेंसियों के सामने एक ऐसा ग्रुप आया जिसे रिपोर्ट्स में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नाम दिया गया। ये आतंक का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा डरावना चेहरा था। इस मॉड्यूल में कौन लोग थे? डॉक्टर्स, धार्मिक विद्वान, मतलब ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनका समाज में एक रुतबा है, एक सम्मान है। और यही बात इसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। सोचिए, ये वो लोग हैं जिन पर समाज भरोसा करता है, और इल्जाम ये था कि इन्होंने अपनी इसी सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में इस पूरी साजिश को अंजाम देने में मदद की। इस एक खुलासे ने एक बिल्कुल नया डर पैदा कर दिया कि आतंक अब पढ़े लिखे पेशावरों के बीच भी अपनी जड़ें फैला रहा है। तो एक तरफ तो ये गिरफ्तारियां चल रही थीं और दूसरी तरफ फोरेंसिक टीमें धमाके वाली जगह से मिले हर छोटे बड़े सबूत को जोड़ रही थीं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि बम आखिर बना कैसे था और उसे धमाके के लिए तैयार कैसे किया गया। फोरेंसिक जांच में TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। आपको बता दूं कि ये एक बेहद अस्थिर लेकिन बहुत शक्तिशाली विस्फोटक होता है, जिसे बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसका मिलना ही इस बात का सबूत था कि बम बनाने वाले काफी माहिर थे। लेकिन सबसे बड़ा फोरेंसिक सवाल अब भी बाकी था कि बॉम्ब को ट्रिगर कैसे किया गया, मतलब धमाका हुआ कैसे। इसका जवाब एक बहुत ही अजीब से सुराग में छिपा था। हुआ ये कि जांच करने वालों को ड्राइवर की सीट के पास से मिला एक जूता। अब सवाल ये उठता है कि एक जूते से क्या पता चलेगा, लेकिन इस जूते में एक मेटल का हिस्सा लगा था और NIA का शक इसी पर गया। थ्योरी ये है कि इसे एक शू बॉम्बर यानी एक ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। यानी हो सकता है कि पैर का कोई एक खास मूवमेंट, उस मूवमेंट से जूते का वो मेटल वाला हिस्सा किसी सर्किट से टच हो जाए और धमाका। ये बहुत ही असामान्य तरीका है।
तो इतनी सारी गिरफ्तारियों और फोरेंसिक सबूतों के बावजूद इस केस में अब भी कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं, और यही वो सवाल हैं जो इस पूरी जांच की दिशा तय कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ने ये तो बता दिया कि धमाके वाले दिन उमर ने करीब करीब 10 घंटे दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाई। फुटेज में वो कनॉट प्लेस और फिर तुर्कमान गेट के पास 2 बार कार से बाहर निकलता हुआ भी दिखा। लेकिन इस पूरे टाइमलाइन में जो सबसे अहम और रहस्यमयी हिस्सा है वो है 5 घंटे का एक ब्लैकआउट पीरियड। जी हाँ, पूरे 5 घंटे जब उमर कहाँ था, किससे मिला, क्या कर रहा था, इसका कोई रिकॉर्ड, कोई फुटेज मौजूद नहीं है। और एक और परेशान करने वाली बात सामने आई। जांच से ऐसे संकेत मिले कि ये धमाका तो बस एक शुरुआत थी। असल में ये लोग 6 दिसंबर को एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। अब हम उन सवालों पर आते हैं जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन 5 घंटों के ब्लैकआउट में हुआ क्या था? क्या उमर उस दौरान किसी से मिला? क्या तभी बम को आखिरी शक्ल दी गई? ये सब अब भी एक पहेली है। दूसरा बड़ा सवाल इस डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर है। उनकी असली भूमिका क्या थी? क्या वो सिर्फ मोहरे थे जो मदद कर रहे थे, या फिर वही इस साजिश के असली मास्टरमाइंड थे? और आखिर में सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल, ये आतंकी नेटवर्क, इसकी जड़ें असल में कितनी गहरी हैं? ये कितना फैला हुआ है? कितने लोग अब भी बाहर हैं? और क्या कोई और हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है? इस जांच के नतीजे चाहे जो भी हों, एक बात तो तय है, इसने देश की सुरक्षा पर कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।